जो कहूंगा सच कहूंगा मैं। हमारे साथ हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। आपने प्रधानमंत्री जी से मिले थे, आपने कई सारी चीजें उनके साथ शेयर करी थी जब अहमदाबाद में ब्लास्ट हुआ, उसमें दिल्ली के बारे में भी इंडिकेशंस देने की बातें सामने आई थी, आपने बयान भी दिया था बाकायदा बेंगलुरु में। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि प्रधानमंत्री ने उस पर ठीक से काम नहीं किया, सुरक्षा एजेंसियों ने उस पर ठीक से काम नहीं किया, आखिर क्या क्या गलती रही उस तंत्र में? काम किया कि नहीं किया वो तो मैंने जांच नहीं की है, उन्होंने क्या कदम उठाए वो भी मैंने जांच नहीं की है, लेकिन विफलता मिली इतना तो दुनिया देख रही है। विफलता तो मैंने उनको 3 चीजें बताई थी। एक, मैंने 2 शहरों के नाम बताए थे। दूसरा, मैंने कहा था कि ये लड़के जो मैंने पकड़े हैं वो कहते हैं कि सब कुछ रेडी है, बारूद वगैरह सामान पहुंच चुका है, बहुत ही निकट भविष्य में करने वाले हैं। और तीसरा मैंने कहा था कि सिमी का नेटवर्क ही करेगा। चौथा मैंने कहा था मोडेस ऑपरेंडी यही रहेगी, और इसलिए काफी सुविधा थी। लेकिन अब देश का दुर्भाग्य है कि नहीं हुआ, उन्होंने किया और न हो ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि वो कौन कहां क्या कर देगा, इतना तो मैं कोई उस आलो। लेकिन मैंने इतना बताया कि मैंने उनको बताया था, और इतनी डिटेल में, और 2 शहरों के नाम बताए हैं। अभी तक तो दूसरा शहर का मैंने नाम बताया है, वहां कुछ हुआ नहीं है। आपको लगता है कि कार्रवाई में कोई देरी हुई है केंद्र सरकार की तरफ से, प्रधानमंत्री की तरफ से, गृह मंत्रालय की तरफ से? सवाल देरी और नो देरी का नहीं है, सवाल उनका अप्रोच क्या है। दिल्ली में बैठी हुई सरकार का अप्रोच है निर्दोष लोगों की जिंदगी की वोट में, तो उनकी प्रायोरिटी है वोट में, निर्दोष लोगों की जिंदगी बाद में है, और इसलिए कोई भी कदम नहीं उठाते। अब देखिए, मुझे जामिया मिलिया एक यूनिवर्सिटी ये कहे कि भी हम आतंकवादियों को कानूनी सहायता करेंगे। अगर मान लीजिए उसी जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी का एक लड़का कार एक्सीडेंट में पकड़ा गया, क्या उसको बचाने के लिए यूनिवर्सिटी पैसे देगी? मान लीजिए वहां का एक लड़का रेप करने में पकड़ा गया, क्या उसको भी करेंगे? क्या वहां का लड़का किसी डकैती में पकड़ा गया, क्या उसको भी ये करेंगे? ये गलत परंपरा खड़ी है। आपने भी एक कानून केंद्र सरकार के पास भेजा हुआ है, लेकिन लोगों को डर है कि उस कानून का दुरुपयोग होगा, आप उसका दुरुपयोग करेंगे, और खासकर जो दिल्ली में बैठे लोग हैं वो कहते हैं माइनॉरिटी पे दुरुपयोग करेंगे आप। उस बीच का कानून में एक बड़ा प्रावधान है साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग प्रावधान है। सरकार को 72 आवर्स में जिस व्यक्ति को पकड़ा है उस पर बुझको क्यों लगाया है, ये कोर्ट में सरकार को जाकर के कोर्ट को कन्विंस करना पड़ता है, और फिर कोर्ट कहेगी हां ठीक है, बुझको ठीक है कि नहीं है। यानी सरकार के पास यूज और मिसयूज की ताकत 72 आवर्स ही है। 72 आवर्स के अंदर कोर्ट से थप्पा लगवाना पड़ता है। इससे बड़ा परफेक्ट सेफगार्ड क्या हो सकता है? लेकिन चूंकि वोट बैंक करना है, इसलिए इसको हवा में ला देना और देश को तबाह कर देना। सारे देश में मैं इस विषय में स्टार न्यूज को विशेष रूप से बधाई देता हूं कि आपने कानून के संदर्भ में बड़ी वकालत की, और मैं देख रहा हूं कि आतंकवाद की घटनाओं के बाद काफी मीडिया ने रोल किया, स्टार न्यूज ने भी रोल किया, और आपने माहौल बनाया कि देश में कानून के सेवा में सरकार ने आगे बढ़ना चाहिए। ये सब दबाव के कारण उनको लग रहा है कि वो रास्ता खोलना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने गुब्बारा छोड़ा हुआ है। एक आई वॉश के लिए पुराने कानून में 2-3 धाराओं को इधर उधर बदलने की वो सोच रहे हैं। वो हिंदुस्तान की जनता को मूर्ख बनाने का उनका कार्यक्रम है, और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप केंद्र को कहेंगे अगर वो कानून वो पास नहीं कर सकते तो वापस कर दें? मैं 50 बार कह चुका हूं, उनको मालूम है कि वापस करने में उनका पैर कच्चे हैं, इसलिए वो नहीं करते, इसलिए दबा के बैठे हैं। इसलिए तो मामला कोर्ट में गया है, और इसलिए वो परेशान है कि रास्ता क्या निकाला जाए। उन्होंने गलत स्टैंड, पॉलिटिकल स्टैंड लिया, इसलिए उनको परेशानी होना बहुत स्वाभाविक है। नरेंद्र भाई, आपसे बातचीत जारी रहेगी, हम आपसे पूछेंगे भी अहमदाबाद से दिल्ली कितनी दूर है। ब्रेक के बाद नरेंद्र भाई से जानेंगे उनकी जिंदगी के कुछ अनछुए पहलू। जो कहूंगा सच कहूंगा मैं, हम बात कर रहे हैं गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी से। नरेंद्र भाई, सब आपको देख रहे हैं 2013 में प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट के रूप में, आप अपने आप को 2013 में कहां देखते हैं? एक तो मैं कल कहां हूं वो भी देखता नहीं हूं, क्योंकि मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करता हूं। मैं वर्तमान में जीता हूं। भविष्य की चिंता करते हैं, तभी तो आप गुजरात की चिंता करते हैं। मैं गुजरात के भविष्य की चिंता करता हूं, मेरे भविष्य की नहीं। अमेरिका में इंडिया के वीजा लेने के लिए लाइन लगे, वो तो तभी संभव होगा, वो आपका ड्रीम है एक तरह से, वो तो तभी संभव होगा जब आप साउथ ब्लॉक में बैठेंगे, दिल्ली की गद्दी पर बैठेंगे। आज लोग चीन जाने की कतार पर खड़े रह जाते हैं। उसका कारण ये नहीं पूरा चीन समृद्ध हुआ है, उसका कारण ये है कि शंघाई समृद्ध हुआ है, एक छोटा सा किनारा पूर्वी चीन समृद्ध हुआ है। अगर मेरा गुजरात शानदार हो जाएगा
तो वो भी अमेरिका लाइन लगा के खड़ा हो जाएगा हिंदुस्तान में पैर रखने के लिए। जो आपका मिशन है पार्टी का और सहयोगी दलों का, वो मिशन आडवाणी है कि आडवाणी जी को पीएम के रूप में प्रोजेक्ट किया है। क्या संभावना लगती है आपको अगले चुनाव में? दिल्ली की सरकार एक के बाद एक जो परेशानियां से भुगत रही है, जिस प्रकार के उनके अंदरूनी टकराव है, उन्हीं के दल के लोग, एक पुलिस पकड़ती है उसी पुलिस पर आरोप उन्हीं के पार्टनर लगाते हैं, वही लोग बिहार के अंदर कुछ मदद मिले न मिले इसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, पार्टनरों के बीच में झगड़ा चल रहा है, यूपीए के अंदर एक प्रकार का कॉन्ट्राडिक्शन से भरी हुई सारी व्यवस्था है। और मैं साफ देख रहा हूं, जितनी मेरी राजनीतिक समझ है, मैं साफ देख रहा हूं कि एनडीए की सरकार बनेगी, आडवाणी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। एक एसएमएस की याद दिलाता हूं, जिस दिन आप जीते थे मेरे मोबाइल पर आया था, टुडे गुजरात टुमारो दिल्ली, 1 पीपल 1 कंट्री एंड 1 लीडर नरेंद्र मोदी। ये मेरा एसएमएस नहीं हो सकता भैया, वो लोग कुछ कर दें यार, मेरे गले बढ़ते रहे यार, मेरी रोजी रोटी चली जाएगी भैया। तो लोग भैया क्या एसएमएस 1 लीडर नरेंद्र मोदी, इस कॉन्सेप्ट को आप नहीं? देखिए साहब, मैं नहीं मानता हिंदुस्तान जैसे देश में एक लीडर की इस प्रकार से कल्पना करना उचित होगा। हिंदुस्तान के अंदर एक नेतृत्व के अंदर एक टीम लगती है और टीम में मेरे जैसे अनेक साथियों की जरूरत होती है। तो मेरे जैसे जितने साथी टीम लीडर के साथ खड़े हो जाएं, उतना ही ज्यादा स्टैंडर्ड। कभी फिल्म देखने का मौका मिलता है? अभी मैं अनुपम खेर के बड़े आग्रह के कारण वेडनेसडे उनकी फिल्म देखने गया था और मैंने उसको बड़ा सराहा था। आतंकवाद के खिलाफ एक अच्छी जागृति का काम उन्होंने किया है। फेवरेट मूवी अगर अभी तक देखा? मुझे उस समय गाइड फिल्म की फिलॉसफी में मेरा मन लग गया था और जिसके अंदर मेरे गुजरात के अकाल की बात थी, अकाल पीड़ित मेरे गुजरात के दृश्य थे और पता नहीं शायद मेरे मन के अंदर वो चीजें पड़ी होगी जो मेरा आज मेरे शासनकाल में रिफ्लेक्ट हो रही है कि मुझे वो अकाल की पीड़ा मैं अनुभव करता था। आज भी मैं जल संचय के बहुत बड़े काम मेरे राज्य में कर रहा हूं। कौन सा गाना फिल्म में आपको सबसे पसंद है, सबसे प्रभावित करता है? वो पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े तुझ पे सवार है, ये चेतक शायद फिल्म से राणा प्रताप के जीवन के साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन इसमें एक व्यक्ति के जीवन में जो एक हॉर्स पावर भर देता है, वो मेरे मन को हमेशा इस उम्र में भी उसी का आनंद आता है। कितना हॉर्स पावर है अभी? मेरे मित्र बड़े परेशान हो जाते हैं, यहाँ के लोकल आपके पत्रकारों को पूछ रहा है, वो पहले रात को भी फोन कर रहे हैं, घर नहीं करते, 11 बजे पहला ट्राई ऑफिस में करते रात को। बहुत घंटे काम पर, मेरी नींद बहुत कम है, मुझे मुश्किल से 3-3.5 घंटे नींद चाहिए, बाकी और कोई काम नहीं है, तो यही काम करता रहता हूँ। कोई एक ऐसी बात बताइए जो आपको बहुत ज्यादा प्रभावित करती है अपनी जिंदगी में, जो आपको लगे कि आपकी जिंदगी का एक सूत्र वाक्य है। मुझे ये लगता है कि देखिए साहब, पसीने से बड़ी कोई महक नहीं होती है और पसीने का अपना प्रभाव होता है। मैं उसके प्रति मेरी एक बड़ी श्रद्धा है। बहुत बहुत शुक्रिया नरेंद्र भाई, उम्मीद करते हैं आप जल्दी दिल्ली आएंगे तो ज्यादा। बहुत धन्यवाद, मुझे स्टार न्यूज के दर्शकों के साथ मिलने का अवसर मिला। दीपक, आपका भी बहुत धन्यवाद। हमारे दर्शक तो हमें